हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास 3 लेकर आए हैं। इससे पहले 2 क्लास करा दी हैं, उन्हें जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। और ये डेप्थ में बने नोट्स हैं, तो इनको आप ज़रूर पढ़ें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये जल्दी से समझ में नहीं आता, इसलिए आज हम इसमें बहुत सरल नोट्सों में लेकर इसको आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आप ये पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि निर्धनता का दुष्चक्र जो है ये आर नरकिर्से ने कहा था, और पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल जो है वो किसने दिया था, तो ये जेलेंस्की ने दिया था। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है साइमन कुजनेट्स को। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है कि इसके जो आंकड़े हैं वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो बीच के आंकड़े होते हैं वो जारी किए जाते हैं। इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है CSO। इसकी स्थापना 1951 में हुई है। और मदद किसकी लेता है, ये NSSO की। ठीक है, तो ये इसकी मदद लेता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और ये इसकी मदद से जो है CSO जारी करता है। 1931-32 में PKRB राव ने वैज्ञानिक विधि से जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोशिश की थी, इसलिए राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक भी इनको कहा जाता है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय आय जो कैलकुलेट की जाती है वो किस बेस पे की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो निवासी है वो कौन से किसको कहा जाता है, कि जो हमारे मतलब जैसे मान लीजिए ये भारत की सीमाएं हैं। ठीक है, इसमें कुछ लोग कुछ क्या सारे लोग भारत के रहेंगे, और कुछ लोग जो है वो बाहर से आके भी रहते हैं, तो वो भारत के क्या है, निवासी कहलाएंगे। ठीक है, इस एरिया के अंदर मतलब ये आप मान सकते हैं कि भारत की भौगोलिक सीमा है, इसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं चाहे वो भारत के हों या बाहर से आके रह रहे हों, तो वो सारे जो है निवासी कहलाएंगे, रेजिडेंस कहलाएंगे। ठीक है, अगर हम अनिवासी की बात करें तो अनिवासी की बात, ये भारत की भौगोलिक सीमा है, लेकिन भारत के कुछ लोग जाके अन्य देशों में निवास करते हैं, तो वो भारत के अनिवासी कहलाते हैं, वो इसमें कैलकुलेट नहीं होंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो भारत की भौगोलिक सीमा है इसके अंदर जो लोग रहेंगे चाहे वो भारत के हों या भारत के ना हों, लेकिन वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो भारत के निवासी कहलाएंगे। नागरिक होना इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ लोग भारत के बाहर रह रहे हैं अन्य देशों में, तो वो भारत के अनिवासी कहलाते हैं। उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो OC भी होता है, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी, एक होता है NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, और एक होता है PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इनके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ये जब हमने पॉलिटी पढ़ाई थी तब उसमें हमने कराया हुआ है, तो इसको आप वहाँ पे देख सकते हैं, इसको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं घरेलू सीमा क्षेत्र क्या होता है। क्यों, जो भारत की घरेलू सीमा होती है, इस प्रकार से मान लीजिए आप, तो देश की भौगोलिक सीमा से संबंधित है, लेकिन इसमें जो दूतावास कंसुलेट होते हैं, वायुयान जलयान घरेलू क्षेत्र में, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आते। मान लीजिए किसी अन्य देश में हमारा दूतावास है, तो वो हमारी घरेलू सीमा में तो आएगा, लेकिन जो घरेलू सीमा को यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भौगोलिक सीमा से, तो ये जो भौगोलिक सीमा है भारत की वो इसमें नहीं आएगा। तो घरेलू सीमा उसके अंदर ही अंदर मानी जाएगी, जो हमारे भारत की भौगोलिक सीमा है उसके अंदर अंदर जो है वो भौगोलिक जो घरेलू सीमा माना जाएगा। और जो उसके अन्य बाहर चीज़ें हैं, चाहे वो दूतावास हो, कंसुलेट हो, वायुयान जलयान, जितनी भी हैं वो सब चीज़ें बाहर आएंगी, वो इसमें घरेलू सीमा क्षेत्र में नहीं आएंगी। अब बात करते हैं EEZ क्या होता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। जो समुद्र के जिस क्षेत्र में किसी देश को आर्थिक दोहन का अनन्य या एकमात्र अधिकार हो, मतलब मान लीजिए भारत की सीमा है, ये समुद्र है, इतने एरिया पे भारत का अधिकार है, भारत यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, तो उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है उस देश का। तो यहाँ पे जो है इस एरिया में समुद्र के भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है भारत का ये अधिकार है समुद्र के इस एरिया में। भारत का जो EEZ है वो 200 नॉटिकल मील है, मतलब जो भारत की सीमा है ये वाली, इससे 200 मीटर तक जो है समुद्र में भारत जो है कुछ भी कर सकता है। तो ये EEZ हो गया। अब बात करते हैं कंसुलेट क्या है। तो कंसुलेट क्या है, जो दूतावास होते हैं तो उनके अंदर एक आर्थिक विभाग होता है, उसे कहते हैं हम कंसुलेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दूतावास के अंदर जो है आर्थिक विभाग को क्या कहते हैं, कंसुलेट कहते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय जो होती है उसकी लागत
साधन और बाजार मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है। अब साधन लागत और बाजार लागत दोनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। साधन लागत क्या होती है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक द्वारा निवेश की गई लागत होती है, जैसे कारखाना या उत्पादन लागत भी कहते हैं। पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया इसमें शामिल होती है। मतलब किसी भी चीज़ को उत्पादन करने में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कच्चा माल आ गया, उसमें उत्पादन करने में श्रम, किराया जो है, ऋणों पर ब्याज जो है अगर ऋण लेके वो उत्पादन किया है, पूंजी की लागत हो गई, ये सारी चीज़ें जो है साधन लागत में शामिल होती हैं। मतलब फसल को उत्पादन करने तक जो, या फसल हो या कोई भी उद्योग हो, किसी भी चीज़ को, तो जो उसमें कच्चा माल लगा, उसमें जो श्रम आया, उसमें जो ब्याज, श्रम लागत सब जो है वो साधन लागत पर आती हैं। तो ये हमारी एक, तो इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा होता है कि बाजार मूल्य। बाजार मूल्य क्या है? एक उपभोक्ता वस्तु को खरीदते हुए विक्रेता को अदा करता है। मतलब जब चीज़ें मतलब साधन लागत पे जब चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो बाजार मूल्य में चली जाती हैं। तो बाजार मूल्य में क्या होता है कि एक उपभोक्ता, जैसे कोई बेचने वाला है तो उसके पास वो वस्तु है, तो कोई खरीदने वाला, तो उसको जितना भी पे करेगा उसको बाजार मूल्य पर कहा जाता है। अब इसमें एक अंतर क्या है, बस खाली यही चीज़ें हमें समझने वाली चीज़ें हैं कि साधन लागत और बाजार मूल्य में क्या अंतर है। अगर साधन लागत है तो साधन लागत में क्या है, सब्सिडी दी जाती है। मतलब साधन लागत जब कुछ भी चीज़ करते हैं तो सरकार द्वारा क्या दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। साधन लागत में जैसे मान लीजिए यूरिया है या किसी भी चीज़ पर सब्सिडी दी जा रही है तो वो सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन वहाँ पे अप्रत्यक्ष कर नहीं लगते, ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ तैयार होकर बाज़ार में आ जाती है तो बाज़ार में क्या होता है कि उस पर सब्सिडी तो घटा देंगे क्योंकि सब्सिडी एक बार मिल चुकी है, अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए जाते हैं। जब ही जो चीज़ थोड़ी सी महंगी हो जाती है बाज़ार में आने के बाद, तो जो मार्केट प्राइस है उस पर अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए जाते हैं और सब्सिडी को घटा दिया जाता है। तो खाली यही अंतर है कि अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए कि मान लीजिए जीडीपी या जीएनपी जो भी चीज़ें हैं, अगर वो साधन लागत पे निकालनी है तो हमें क्या करना है, सीधा अप्रत्यक्ष कर को घटाना है और सब्सिडी को जोड़ना है। अगर बाजार मूल्य पे निकालना है तो हमें क्या करना है, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना है और सब्सिडी को घटाना है। इसको हम और भी अच्छे से आगे पढ़ते रहेंगे, इसको आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला है राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद में कोई वस्तु या सेवा की दोहरी गणना रोकने के लिए जो है इस विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ है उसकी दोहरी गणना ना हो राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हुए, तो उसलिए जो है मूल्यवर्धन विधि का उसमें प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय का मूल्य। अब इसमें भी एक कंडीशन होती है, एक तो साधन लागत या बाजार मूल्य था, अब क्या है कि चालू मूल्य या स्थिर मूल्य, इन दोनों पे जो है राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की जाती है, उसको भी देख लेते हैं। अगर प्रचलित बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की जाती है तो उससे कहा जाता है चालू मूल्य। मतलब वर्तमान में जो प्रचलित बाजार मूल्य हैं उनके आधार पर अगर राष्ट्रीय आय निकालनी हो तो उसे हम चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहेंगे। अगर स्थिर मूल्य की बात करें तो इसमें कोई एक स्थिर वर्ष होता है, जैसे वर्तमान में 2011-12 को जो है स्थिर वर्ष माना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले 2004-05 था, अब इसको बढ़ाकर 2011-12 किया गया है। तो 2011-12 जो है इस पर जो है किसी देश की आर्थिक विकास सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय जो है वो अगर स्थिर मूल्य पर निकालते हैं किसी आधार वर्ष के आधार पर, तो वो होती है स्थिर मूल्य पर निकाली गई राष्ट्रीय आय। तो स्थिर मूल्य क्या है इस समय, 2011-12। बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय जो होती है वो, अगर हमें जैसे हम उन दोनों में रिलेशन लगाया था हमने, साधन लागत और बाजार लागत में, ठीक है। मतलब फैक्टर कॉस्ट पर मार्केट प्राइस पे जो हमने आपस में रिलेशन लगाया था कि मतलब एक में अप्रत्यक्ष घर घटाना है और एक में सब्सिडी जोड़नी है, तो उन दोनों में हमने आपस में रिलेशन, अगर हमें इसमें लगाना हो कि बाजार मूल्य और स्थिर मूल्यों में अगर क्या किया जाए कि इन दोनों में रिलेशन आ जाए, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर स्थिर मूल्यों पर कोई राष्ट्रीय आय निकाली गई है तो अगर हम उसमें मुद्रा स्फीति की वृद्धि दर जोड़ देते हैं तो वो बाजार मूल्य पे आ जाती है। तो इन दोनों में ये वाला रिलेशन है किसका, कि मुद्रा स्फीति की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों में जोड़ दी जाती है। अब राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं की जाती, मध्यवर्ती वस्तुओं, पुरानी वस्तुओं, वित्तीय परिसंपत्ति, हस्तांतरण, भुगतान, विदेशों से प्राप्त उपहार, ये शामिल नहीं किए जाते। मतलब जब राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की जाती है तो इनको हम उसमें गणना नहीं करते। अब यहाँ से शुरू होती है अच्छी चीज़ें। अब जीडीपी और जीएनपी हमें समझना है।
तो जीडीपी मैंने पहले ही बताया था कि घरेलू सीमा जो होती है, जैसे किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनके द्वारा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। अब इसमें भारत के लोग भी रह रहे हैं, अन्य देश के लोग भी आके रह रहे हैं, तो इस वाली जगह, ठीक है, इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो है भारत के लोग भी हैं और अन्य देशों के लोग भी हैं, तो उन्हें हम निवासी कहेंगे। मतलब निवासियों के द्वारा उत्पादक निवासी उत्पादक और गैर निवासी, मतलब जो इस भौगोलिक सीमा के अंदर भी रह रहे हैं, मतलब कि घरेलू सीमा के भीतर, ये किसी भी देश की घरेलू सीमा मान सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अंदर भारत के लोग जो निवासी हो गए और जो अन्य देशों के भी निवासी लोग हैं, उन दोनों के द्वारा जो है अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जो निकाला जाता है उसे कहते हैं हम जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीएनपी क्या है, जीएनपी भी यहीं से निकल जाएगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू सीमा तथा बाहर सिर्फ निवासी उत्पादों को द्वारा। अब ये चीज़ है, जैसे ये घरेलू सीमा है भारत की, यहाँ पे कुछ लोग, ये तो भारत के लोग हो गए, ठीक है, ये कुछ अन्य देशों के लोग हो गए। अब भारत के कुछ अन्य लोग, कुछ लोग जो है अन्य देशों में भी जाके व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे भी इनकम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ये वाले लोग हैं इनको तो जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जो भारत के निवासी लोग हैं अन्य देशों में, ठीक है, उनको तो उनकी आय को जोड़ दिया जाएगा, और जो ये विदेशी लोगों की आय है इसको घटा दिया जाएगा। तो हमारी वहाँ से क्या निकल जाएगी, जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें क्या करना है कि जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं उनके द्वारा अर्जित आय, उसको तो जोड़ दिया जाएगा जीडीपी में, और जो भारत में रहने वाले विदेशी लोग हैं उनकी आय को घटा दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ से आ जाएगी जीएनपी, ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी क्लियर हो गया आपका कि किसी भौगोलिक सीमा के अंदर निवासी और गैर निवासी दोनों के द्वारा, ठीक है, गैर निवासी और गैर निवासी दोनों के द्वारा, ठीक है। जैसे इसमें भारत के लोग भी और अन्य देशों के लोग, तो जीडीपी में तो वो सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर हमें जीएनपी निकालनी है, राष्ट्रीय आय निकालनी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, तो हमें क्या करना है कि यहाँ से भारत के लोगों की जो बाहर है उनको जोड़ना है, और जो विदेशी लोगों की भारत की सीमा के अंदर है उनको घटा देना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि निवल शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना हो, तो अगर यहीं से कंडीशन बनती है कि अगर आपको नेट निकालना है, ठीक है, नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर चीज़ का फैक्ट याद रखिए, जैसे मैंने उनमें बताया कि अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं या अप्रत्यक्ष कर जोड़ते हैं। सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर का खेल था पहले, सकल वो साधन लागत पे और मार्केट प्राइस पे, ठीक है, तो उन पे हो गया था अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का, ठीक है। उसके बाद मार्केट, उसके बाद हमने इस पे देखा था चालू मूल्य और स्थिर मूल्य पे। तो अगर हम स्थिर मूल्य पे क्या कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति के दर बढ़ा रहे हैं, मतलब सॉरी मुद्रास्फीति के दर जो है वो जोड़ रहे हैं इसमें, तो वो चालू मूल्य पे आ रही थी, ठीक है। इसी प्रकार से जीडीपी और जीएनपी की अगर हमें नेट निकालना हो, ठीक है, नेट में क्या है, ये तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स निकालना मतलब एनडीपी निकालना है, या इसका जीएनपी का एनएनपी निकालना है, ठीक है, नेट मतलब नेट का शुद्ध, तो इनमें से हम क्या करेंगे, मूल्य ह्रास इसमें से घटा देंगे, इसमें से मूल्य ह्रास घटा देंगे तो हमारा एनडीपी आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे मूल्य ह्रास तो हमारा एनएनपी आ जाएगा। तो नेट शुद्ध निकालने के लिए जो हमारा मूल्य का ह्रास होता है उसको हम घटा देते हैं। नेट निकालने के लिए किसको घटाते हैं हम, डेप्रिकेशन को जो है उसमें से घटा देते हैं। अब थोड़ी सी और एक बार देख लेते हैं, जीडीपी क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी क्या हुआ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी से एनडीपी कैसे निकला हमारा, इसमें से हमने क्या किया, जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा दिया, ठीक है। जीडीपी तो हमें पहले ही पता था कि घरेलू सीमा के अंदर निवासी और गैर निवासी दोनों के द्वारा। अब आती है जीएनपी की बात, तो जीएनपी कैसे निकाला था हमने कि जब भारत के लोग जो बाहर हैं उनकी राष्ट्रीय आय को जोड़ दिया और जो विदेशी लोग थे यहाँ पे उनको घटा दिया, तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गया था, ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। अगर हमें इसका एनएनपी निकालना है मतलब शुद्ध निकालना है, जी से एन बदल गया तो नेट हो गया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे, ठीक है। अब आगे कंडीशन आती है कि एनएनपी और एनएनपी हमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है। तो हमने क्या किया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, हम अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे और
मतलब सब्सिडी को घटा देंगे, या एक में सब्सिडी को घटा देंगे और अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे। ये सारे रिलेशन हमने अभी अगले पेज पे लिखे हुए हैं, वहाँ हम सारे अच्छे से पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति आय क्या है कि नेशनल इनकम को टोटल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। मतलब जो एक राष्ट्र की आय होती है पूरी, अगर उसमें टोटल जनसंख्या से भाग दे दो तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। वास्तविक आय निकालनी हो तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को अगर कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो वो निकल जाएगी वास्तविक आय। व्यक्तिगत आय की बात कर रही है तो उसमें निगम कर, निगमों द्वारा अवितरित लाभांश, सामाजिक सुरक्षा योजना पर किए गए भुगतान, ये तो चीज़ें घट जाती हैं और ये वाली चीज़ें जुड़ जाती हैं। सरकारी हस्तांतरण भुगतान, व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान, सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज, तो ये व्यक्तिगत आय हमारी निकल जाती है। अगर हम राष्ट्रीय आय में से ये चीज़ें घटा दें और ये वाली चीज़ें जोड़ दें तो हमारी व्यक्तिगत आय निकल जाती है। अब बात करते हैं हरित जीएनपी की। तो हरित जीएनपी क्या होता है कि जो जीडीपी होती है, अगर उसमें से जो पर्यावरण में जो नुकसान होता है, पर्यावरण में जो ह्रास होता है, उसको घटा देते हैं तो हरित जीडीपी निकल जाती है। जीडीपी में से क्या करना है, हमें पर्यावरण ह्रास को हमें घटा देना है। अगला क्या है, व्यय योग्य आय। ठीक है, तो इसमें व्यक्तिगत आय में से अगर हम डीआई क्या होता है, डीआई कैसे निकलेगा, पीआई में से अगर हम डीटी घटाएंगे, मतलब पर्सनल इनकम में से अगर हम डायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं तो हमारी डिस्पोजल इनकम निकल जाती है और इसको हमें घटाना है व्यक्तिगत आय में से, तो हमारा व्यय योग्य आय हमारी निकल जाती है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे कहा जाएगा कि हरित जीएनपी किसे कहते हैं, तो अगर हम उसमें से पर्यावरण ह्रास घटा रहे हैं जीडीपी में से तो हमारी हरित जीडीपी निकल जा रही है या हरित जीएनपी निकल जा रही है। इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधि होती हैं। राष्ट्रीय आय को मापने के 3 विधि हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तीनों विधि इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप याद रखें। पूछा जाएगा इनमें से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय मापने की नहीं है, तो तीनों ऑप्शन ये होंगे आपके और चौथा ऑप्शन आपको सही करना है। उत्पाद विधि पहली देख लेते हैं। क्या होता है कि एक वर्ष के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है वो उत्पाद विधि कहलाता है। अब इसमें क्या है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं। ठीक है, एनएनपी अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो हमने पहले कहा था कि वहाँ पे क्या करना है, अब इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं पहले कि एनएनपी एक तो नेट भी निकालना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो जीएनपी में से हमने क्या घटाया, मूल्य ह्रास। मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन एक साथ लगी हुई हैं, तो एक तो हमें नेट भी निकालना है और हमें वो फैक्टर कॉस्ट पे भी निकालना है। तो हमें पता है कि नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। किस में से, ग्रोस में से। ग्रोस में से अगर हमने मूल्य ह्रास को घटा दिया तो हमारा नेट निकल जाता है। अब क्या है कि हमें फैक्टर पे निकालना है। मार्केट प्राइस में से क्या करेंगे, हम अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सब्सिडी को हम जोड़ देंगे। तो ये चीज़ें मैंने बताई थी। अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई थी। अब इसको क्या इन्होंने पूछा कि अगर यहाँ पे जीएनपी होता, जीएनपी निकालनी होती फैक्टर कॉस्ट पे, तब तो हम मूल्य ह्रास नहीं घटाते, हमें डायरेक्ट हमने यहाँ पे नेट निकालना है। तो नेट के लिए क्या करते हैं हम, हमें पता है कि मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। तो पूरी इक्वेशन एक ही उसमें बन गई। अब दूसरी है हमारी आय पद्धति। आय पद्धति क्या है, सभी उत्पादन साधनों की जो आय का योग होता है। मतलब उसमें तो उत्पादन की विधि थी, इसमें आय पद्धति है। तो इसमें क्या करते हैं, जो नेशनल इनकम कैसे निकलती है, आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी, मतलब सबको जोड़ दिया जाता है। अब इसमें से क्या क्या है, आर हो गया मीन्स रेंट, कुल लगान जो भूमि से प्राप्त आय होती है, मतलब सभी प्रकार की आय इसमें जोड़ दी जाती है। फिर आता है डब्ल्यू मीन्स हो गया बेज, मजदूरी, मतलब श्रम से जो प्राप्त आय होती है। ठीक है, फिर आता है आई, आई होता है इंटरेस्ट, ब्याज, जो पूंजी से प्राप्त आय होती है। ठीक है, लास्ट है हमारा पी, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया लाभ, उद्यमों से जो प्राप्त आय होती है। तो जो चारों प्रकार की ये आय है ये हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमारी नेशनल इनकम निकल जाती है, ये निकलती है आय पद्धति से। अब तीसरी विधि और देख लेते हैं। तीसरी विधि होती है व्यय विधि। तो व्यय विधि में क्या है कि कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है या अथवा बचत पर। मतलब मान लीजिए 10,000 रुपये हैं तो आपने 5,000 रुपये तो खर्च कर दिए, 5,000 रुपये सेव कर लिए, तो या तो वो व्यय किए जा रहे हैं या उनको सेव किया जा रहा है, तो उस पर जो निकलता है उसे व्यय विधि हम कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, उपभोग पर व्यय जो हुआ है उसको तो घटा देते हैं और जो बचत की है हमने उसको जोड़ देते हैं।
तो इसमें क्या होता है, उपभोग पर नेशनल इनकम निकालनी हो तो C+I+G+X ये फॉर्मूला है, ये चारों हम जोड़ते हैं और M जो है इसमें से हम घटा देते हैं। तो इसमें उपभोग व्यय जो हो गया वो C मीन्स हो गया, ठीक है। I का हो गया निवेश व्यय, G का हो गया सरकारी व्यय और X माइनस M, X हो गया निर्यात और M हो गया आयात। मतलब X में से हमने क्या करना है, M को घटा देना है। जबकि XN क्या है कि निवल निर्यात जो है विदेशियों द्वारा किया गया शुद्ध व्यय, तो इसको हमने क्या करना है, XN को, इनको हमें जोड़ देना है और इनको घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी नेशनल इनकम निकल जाती है। अब एक प्रश्न यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि से इसका संबंध होता है। आप इसको अच्छे से याद कर लें, हिंदू वृद्धि दर कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है, मतलब जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, वही हिंदू वृद्धि दर कहलाती है। इसके प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे प्रोफेसर राजकृष्ण जो है इसके प्रतिपादक थे। 1950 से 80 तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर 3 और 4 के मध्य में थी, 3.5, इसे ही हिंदू वृद्धि दर इन्होंने कहा था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं की जाती। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। उत्पादित अंतिम वस्तुएं से शामिल की जाती हैं, जबकि मध्यवर्ती नहीं की जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, तो वो भी इसमें शामिल किया जाता है। गणना वर्ष में न बिका स्टॉक, मतलब अगर गणना वर्ष की बात है, मतलब जिस वर्ष की गणना हो रही है उसमें अगर स्टॉक नहीं बिका है तो वो तो शामिल किया जाएगा, लेकिन जो पुराने वर्षों का बचा हुआ सामान है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ब्रोकर्स कमीशन, लाभांश, भविष्य निधि कोष, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में जो खर्चा किया गया वो जुड़ जाता है। भारतीय फर्म और बैंकों की विदेशों में जो आय हुई है वो भी इसमें हम जोड़ देते हैं। अब क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं करनी है, हस्तांतरण भुगतान, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, पुरानी वस्तु जो उस वर्ष की नहीं है। मान लीजिए हम 2011-12 की गणना कर रहे हैं, ठीक है, तो जो 2010 की चीज़ें हैं वो इसमें जुड़ेगी नहीं। पुराने वर्ष की जो वस्तुएं हैं वो नहीं जुड़ती। शेयर डिबेंचर, गृहिणी सेवाएं, काला धन, विदेशों से प्राप्त उपहार, घिसावट, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, तो ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं की जाती राष्ट्रीय आय में। अब यहाँ से हम जो है सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से समझते हैं। जो चीज़ें हमने पहले क्वेश्चंस ये पढ़ी हैं इनमें प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में, तो इनको हम अच्छे से देख लेते हैं। जीडीपी क्या है, मैंने बताया था घरेलू सीमा के अंदर भारत के रहने वाले लोग और जो विदेशी लोग रहते हैं सबके द्वारा जो चीज़ें मतलब उत्पादित अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का मूल्य है वो आ जाता है जीडीपी के अंदर। अभी इसमें से क्या है कि अगर जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं उनको तो जोड़ दिया जाता है, इनको तो हमने क्या कर दिया प्लस, लेकिन जो विदेशी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको कर दिया हमने निगेटिव, तो हमारी निकल आती है जीएनपी, ठीक है। यही फॉर्मूला है। जीडीपी में क्या किया, एक्स क्या है विदेशों में रहने वाले भारतीय और एम क्या है जो भारत में विदेशी लोग रह रहे हैं, ठीक है, भारत में रहने वाले विदेशी लोग, इनको हमने घटा दिया, तो हमारी जीडीपी और जीएनपी निकल गई। अब यहाँ से क्या है, अगर हमें नेट निकालना हो, यहीं से नेट निकालना है, तो जीडीपी का क्या निकालना है, जीडीपी में हमने क्या किया मूल्य ह्रास घटा दिया, तो हमारा क्या जी बदल जाएगा, मतलब आपको समझाने के लिए एनडीपी हो गया वो, ठीक है। एनडीपी इक्वल हो जाएगा जीडीपी में से मूल्य ह्रास हमने घटा दिया। अगर हमें क्या करना है कि एनएनपी निकालना है नेट, तो इसमें क्या करेंगे हम जी के बदल हमने नेट कर दिया, तो इसमें क्या करेंगे हम जीएनपी में से क्या कर देंगे मूल्य ह्रास को घटा देंगे, ठीक है। तो नेट निकालने के लिए हमेशा मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट की, ठीक है। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जीडीपी मार्केट कॉस्ट पे से हम क्या करेंगे अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सब्सिडी जो अनुदान देती है सरकार उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारी फैक्टर कॉस्ट है। अब इसका उल्टा कर दो, अगर मार्केट कॉस्ट पे निकालनी है तो यहाँ अप्रत्यक्ष कर घट रहा था यहाँ पे जुड़ जाएगा और सब्सिडी क्या है वो घट जाएगी, अगर हमें मार्केट प्राइस पे निकालना है। तो मतलब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट पे क्या है यही अंतर होता है कि अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का, जबकि नेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये तो जीडीपी और उसका था, ये भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकाल लेते हैं और जीडीपी मार्केट कॉस्ट पे, यहाँ पे जीएनपी की बात चली है नेशनल की,
तो जो हमने ये वाली चीज़ें दोनों हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट पे अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है। दोनों में पता वही होना चाहिए आपको कि अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का खेल है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे तो अप्रत्यक्ष कर घटेगा और सब्सिडी जुड़ेगी, और मार्केट कॉस्ट पे निकालेंगे तो अप्रत्यक्ष कर जुड़ेगा और सब्सिडी घट जाएगी, ठीक है। अगला क्या है कि नेट निकालना हो तो नेट के लिए क्या करते हैं हम, जैसे एनडीपी निकालना है तो जीडीपी में से क्या करते हैं, मूल्य ह्रास घटा दिया। एनएनपी निकालना है तो जीएनपी से मूल्य ह्रास घटा दिया, मतलब ये जी की जगह एन हो जाता है, ठीक है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मूल्य ह्रास को हम घटा देते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सीएसओ क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मतलब 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी औद्योगिक शाखा कहाँ पे है, तो वो है कोलकाता में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है यही करता है। मूल्य ह्रास क्या होता है कि मूल्य ह्रास सकल उत्पाद में शामिल नहीं होता, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय आय में होता है। तो सकल उत्पाद में तो शामिल होता है, हम पता है जीडीपी में जो है शामिल होता है, लेकिन जब हम शुद्ध निकालते हैं, मतलब एन निकालते हैं एनडीपी, तो हम क्या करते हैं, इसमें मूल्य ह्रास घटा देते हैं, तो इसमें ये शामिल नहीं होता। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ रखा है। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा पर 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी, और ये बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। कौन, एनएसएसओ, ठीक है। 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय में से पुनर्गठित किया गया, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, 1971 में इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय में पुनर्गठित कर दिया गया। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है, तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण करता है वित्त मंत्रालय तैयार। भारत ने प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि है 1951 से 2019 के मध्य जो है वो 2007-8 में सर्वाधिक रही। तो आपको ये भी याद रखना है, जो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 1951 से 2019 के मध्य 2007-8 में सर्वाधिक रही थी। आधुनिक लेखा प्रणाली का जनक जो है वो ग्रेगरी किंग है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। 1 जून 2005 में इसका संकल्प आया था। 12 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना की गई। एनएसएसओ प्लस सीएसओ का जो है ये दोनों जो है आपस में विलय कर दिए गए, क्योंकि ये जो है जानकारी ज़्यादातर नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए इन दोनों का विलय करके 23 मई 2019 को एनएसओ के नाम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है गठित किया गया है। अब ये स्वतंत्र रूप से बॉडी के रूप में कार्य नहीं करते, ये इसके अंडर में कार्य करते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में पीसी महालनोबिस के द्वारा स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते का जो निर्धारण है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पे निकाला जाता है, निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय आय को जो मापने में कठिनाई आती है वो आती है कि गैर मौद्रिकृत वस्तुएं एवं सेवाएं। राष्ट्रीय आय को मापने की अनेक विधियां हैं, इसकी वजह से भी दिक्कत आती है। दोहरी गणना की एक सामान की वैल्यू 2 बार गणना हो जाती है। स्टॉक मूल्यांकन की समस्या कि कौन से इस वर्ष का है, कौन सा पिछले वर्ष का था स्टॉक, उसमें भी दिक्कत आती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस प्रकार से था, तो दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये लगाया था, लॉर्ड गर्जन ने 1901 में 30 रुपये, और विलियम डिग्बी ने 1899 में 18 रुपये, और फिब्डले सिराज ने 1911 में 49 रुपये, बाडिया तथा जोशी ने 1913-14 में 44.30 रुपये, और BKRB राव इन्होंने वैज्ञानिक विधि से गणना की थी, तो इन्होंने 62 रुपये जो अनुमान लगाया था। आय समिति 1948-49 जो हैं, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, उन्होंने 246.9 रुपये जो है अनुमानित किया था, और पूरे राष्ट्र की जो आय थी वो 8,650 करोड़ रुपये बताई थी। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है भारत में सेवा क्षेत्र का है, जबकि उत्तराखंड में जो है उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है जीडीपी में। राष्ट्रीय आय माप की सामाजिक लेखांकन विधि में शामिल खाता कौन कौन से होते हैं, तो पूंजी खाता, उत्पादन खाता और शेष विश्व खाता जो है राष्ट्रीय आय माप की सामाजिक लेखांकन विधि में शामिल खाते होते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमान 6 क्षेत्रों पर किए जाते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, परिवहन, संचार, व्यापार, वित्तीय एवं वास्तविक संपदा, सामुदायिक निजी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। इन पर जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है 6 क्षेत्रों में। तो ये आज हमारा राष्ट्रीय आय का कंप्लीट चैप्टर था, और इसमें जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है दृष्टि PCS की जो बुक है उसमें दिए हुए हैं, जो लोक सेवा आयोग ने
पूछे थे इस टॉपिक से, तो वो भी हमने इसमें लिखे हुए हैं। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, अगर समझ नहीं आता तो एक बार और देखें, और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।